आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है जिसका नाम है आनंदमय जीवन का रहस्य, खुशी की राह। ये किताब ना आजकल की एक बड़ी उलझन पर बात करती है। सोशल मीडिया पर हम सब खुश दिखने की कोशिश करते हैं ना, वो परफेक्ट फोटोज, स्टेटस। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम वाली स्माइल्स। वही, और असल जिंदगी में वाकई खुश होने के बीच जो फासला है, ये किताब उसी की बात करती है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके जो खास विचार हैं, जो शायद कुछ वैज्ञानिक बातें भी हैं, कहानियां हैं, उन सच्चाइयों को समझें जो हमें असली मतलब टिकाऊ खुशी पाने में मदद कर सकती हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। हाँ, और किताब दावा भी करती है कि इसे समझने से एक अंदरूनी खुशी महसूस हो सकती है। अच्छा, तो ये किताब कई हिस्सों में है, चैप्टर्स में, लेकिन हम आज पहले 4 पर ज्यादा ध्यान देंगे। पहला है खुशी असल में है क्या, दूसरा शुक्रगुजार होने की ताकत मतलब ग्रैटिट्यूड, हाँ। तीसरा है इस पल में मतलब प्रेजेंट में जीने की कला, और चौथा पॉजिटिव सोच, उसकी शक्ति। इन्हें किताब में भी काफी अहम बताया गया है। बुनियाद है ये चारों। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो किताब की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि खुशी क्या कोई मंजिल है, जैसे प्रमोशन मिल गया या कोई परफेक्ट रिश्ता मिल गया तब खुश होंगे? हाँ, जैसे वो डेस्टिनेशन वाली फीलिंग। या फिर ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, सफर है। इसमें एक कहावत भी है, खुशी वो चीज नहीं जिसे आप ढूंढते फिरते हैं, ये वो एहसास है जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं ना, जब वो मिल जाएगा तब खुशी मिलेगी। बिल्कुल, और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है। हम क्या करते हैं, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल ना बाहरी चीजों को दे देते हैं। बाहरी चीजें मतलब जैसे कोई हमारी तारीफ कर दे तो खुश, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो खुश, पैसा मिल जाए तो खुश। हाँ, ये तो होता है। पर किताब सवाल उठाती है, क्या हमारी खुशी इतनी कमजोर होनी चाहिए? और मजे की बात यह है कि साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। अच्छा, विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? स्टडीज बताती हैं कि हमारी खुशी का लगभग 50% हिस्सा तो हमारे जीन्स तय करते हैं। 50%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और करीब 10% बाहरी हालात पर निर्भर करता है। लेकिन जो बाकी 40% है, 40%? हाँ, वो पूरी तरह हमारी अपनी सोच, हमारे नजरिए, हमारी पसंद नापसंद पर निर्भर है। मतलब 40% हमारे हाथ में है? बिल्कुल, ये 40% कमाल का है। इसका मतलब है कि खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे हमारे कंट्रोल में है, पर हम अक्सर ये कंट्रोल दूसरों को थमा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं। किताब में शायद एक कहानी भी है इससे जुड़ी हुई, कोई साधु। हाँ, एक साधु की कहानी है। उनसे कोई पूछता है, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? हाँ, क्या जवाब देते हैं वो? वो कहते हैं, मैं हर सुबह उठकर ये तय करता हूँ कि आज मुझे खुश रहना है। वाह, मतलब खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है रोज की। बिल्कुल, किताब यही कहती है। खुशी कोई लॉटरी नहीं जो लग गई, ये हर रोज का एक फैसला है, एक इरादा है। ये सुनकर तो बचपन की याद आ गई। वो छोटी छोटी खुशियां, गिल्ली डंडा खेलना, बारिश में कागज की नाव चलाना। हाँ। शायद असली खुशी उन्हीं में थी जिन्हें हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हुए भूल ही गए। और उन छोटी खुशियों को भूलने का एक बड़ा कारण किताब बताती है तुलना करना, कंपैरिजन। ओह हाँ, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल, किसी की यूरोप ट्रिप की फोटो देखी, किसी की नई चमचमाती कार, और अपनी जिंदगी एकदम फीकी लगने लगती है। किताब में एक शेर भी है, शायद इसी बात पर है, खुश रहना है तो उम्मीदों को छोटा कर लो, दूसरों से नहीं खुद से रिश्ता गहरा कर लो। जब तक हम अपनी खुशी दूसरों के पैमाने से नापते रहेंगे, वो अंदर वाली संतुष्टि नहीं मिलेगी। सही बात है। अच्छा, आपने विज्ञान की बात की थी, किताब में शुक्रगुजार होने और ब्रेन केमिस्ट्री का भी जिक्र है। हाँ, बहुत दिलचस्प बात है ये। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है। ये तो फील गुड केमिकल्स है ना? एग्जैक्टली, फील गुड केमिकल्स। तो मतलब शुक्रगुजार होना सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलने से या महसूस करने से फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे दिमाग में ना खुशी महसूस करने के नए रास्ते, नई वायरिंग बनने लगती है। अच्छा, और किताब एक गलत फहमी भी दूर करती है शायद, कि खुशी का मतलब हर वक्त मुस्कुराना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। खुशी का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे चेहरे पे स्माइल चिपकी रहे। किताब कहती है असली खुशी एक अंदरूनी ठहराव है, एक तरह की शांति। अंदरूनी शांति मतलब बाहर चाहे जो मर्जी उथल पुथल हो, आप अंदर से शांत रह पाएं, अपनी कमियों को, जिंदगी की सच्चाइयों को स्वीकार कर पाएं। जैसे? कोई उदाहरण है किताब में? हाँ,
जैसे मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, अब आप गुस्से से उबलने के बजाय अगर शांत रह पाते हैं तो ये आपकी अंदरूनी ताकत और खुशी का सबूत है। एक लाइन है किताब में, खुशी समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि उनके साथ सलीके से डील करने की काबिलियत है। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है। हमारी संस्कृति में भी तो कहते हैं मन चंगा तक कठौती में गंगा। बिल्कुल, मन शांत है तो छोटी चीजें भी बहुत सुकून देती हैं। और किताब एक और बात कहती है, खुशी पाने से ज्यादा देने में है। हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। इसे हेल्पर्स हाई कहा गया है। हेल्पर्स हाई? हाँ, ये खुशी किसी महंगी चीज खरीदने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरी और टिकने वाली होती है। तो अगर पहले अध्याय को समेटें तो क्या कहेंगे? तो निचोड़ ये है, परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। जो आज है, जैसा है, उसी में सुंदरता ढूंढिए। खुशी कोई बाहर से आने वाला गिफ्ट नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे जगाना है, पहचानना है। और वो डॉक्टर वाला मजाक? हाँ, वो आदमी डॉक्टर से खुशी का नुस्खा मांगता है। डॉक्टर कहते हैं रोज सुबह 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए और दिन में एक बार खोलकर हंसिए। हाँ। और साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट बस ये कि लोग पूछेंगे, भाई आजकल इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? चलिए अब दूसरे अध्याय पर आते हैं, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होने की ताकत। किताब कहती है कि हम चीजों की कीमत तभी समझते हैं जब वो चली जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत सच है। लाइट जाने पर ही पंखे की हवा याद आती है, या नेटवर्क न हो तो फोन की जरूरत पता चलती है। बिल्कुल। एक लाइन है इसमें, खुशी ज्यादा पाने से नहीं आती, बल्कि जो आपके पास है उसकी कदर करने से आती है। इसमें वो बच्चे वाली कहानी भी है ना, जो साइकिल के लिए दुखी था। हाँ, वो तब तक दुखी था जब तक उसने उन बच्चों को नहीं देखा जो चल भी नहीं सकते थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो है वो भी कितना कीमती है। हार्वर्ड की रिसर्च का भी जिक्र है शायद। हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जो लोग रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मतलब शुक्रगुजार होने का अभ्यास करते हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। अच्छा। और उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और उनके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये मन और तन दोनों के लिए फायदेमंद है। जिसे कहते हैं शुक्र करने से शुक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल, आभार से जीवन में शुभता आती है। लेकिन हम अक्सर शिकायतों की लिस्ट तो बना लेते हैं, पर किन चीजों के लिए शुक्रगुजार है ये सोचते ही नहीं। सही कहा। किताब एक बहुत सिंपल तरीका बताती है इसके लिए। क्या तरीका है? रोज रात सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप उस दिन थैंकफुल महसूस करते हैं। सिर्फ 3 चीजें? ये तो आसान लगता है। हाँ, बहुत आसान है। वो कुछ भी हो सकती हैं। अच्छी सेहत, परिवार, दोस्त, सुबह की धूप, 1 कप अच्छी चाय, कुछ भी। और इससे होता क्या है? धीरे धीरे ना हमारा दिमाग जो हमेशा कमियों पर फोकस करता है, वो अच्छाइयों को नोटिस करना शुरू कर देता है। नजरिया बदलने लगता है। एक शेर भी था शायद। हाँ, जिसको मिला वो खुश नहीं, जिसको नहीं मिला वो और भी उदास, लेकिन शुक्रिया करना सीख लो तभी बदलती है हरास। मतलब शुक्रिया अदा करना सीख लें तो निराशा दूर होती है। कृतज्ञता का जादू असल में क्या है? क्या वो हालात बदल देती है? नहीं, कृतज्ञता हालात नहीं बदलती, वो हालात को देखने का आपका नजरिया बदल देती है। जैसे बारिश हो रही है, आप शिकायत कर सकते हैं कि कपड़े गीले हो गए या बाहर नहीं जा पा रहे, या फिर आप शुक्रगुजार हो सकते हैं कि चलो धरती को पानी मिला, फसल अच्छी होगी। बात तो वही है, बस देखने का तरीका अलग है। बिल्कुल, स्थिति वही, नजर बदली तो एहसास बदल गया। और ये भी बताया है कि जब हम दिल से किसी को थैंक यू कहते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अच्छा, वो लव हार्मोन? हाँ वही, इससे कनेक्शन, जुड़ाव महसूस होता है। किताब एक थोड़ी मुश्किल बात भी कहती है शायद, असली कृतज्ञता मुश्किलों में होती है। हाँ, ये थोड़ा कड़वा सच है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब तो थैंक यू बोलना आसान है। सही। असली परीक्षा तब है जब हालात मुश्किल हों। क्या हम तब भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए शुक्रगुजार हों? वो मंदिर वाली औरत की कहानी इसी से जुड़ी है। हाँ, वो रोज मंदिर जाकर अपनी मुसीबतों का रोना रोती थी। एक दिन पुजारी ने कहा, अपनी पोटली यहां रखो और किसी और की उठा लो। फिर क्या हुआ? जब उसने दूसरों की दुख भरी पोटलियां देखीं, तो उसे अपनी तकलीफें बहुत छोटी लगने लगीं। वो चुपचाप अपनी पोटली उठाकर वापस आ गई। तो कृतज्ञता हमें तुलना से बचाती है। हाँ, और संतोष सिखाती है। तो बात यह है कि कृतज्ञता कोई कभी कभार वाली फीलिंग नहीं है। किताब कहती है इसे जीने का तरीका बनाओ। हर छोटी चीज के लिए आभार। हाँ, सुबह की धूप, माँ के हाथ का खाना, दोस्त की मुस्कान, जब आप इनके लिए शुक्रगुजार होते हैं
तो लगता है जिंदगी में जैसे बरकत आ गई है, अबंडेंस। एक आध्यात्मिक पहलू भी है इसका। हाँ, कहते हैं जिस चीज का शुक्रिया अदा करते हो वो मल्टीप्लाई होकर लौटती है। और आखिर में वो हवा वाला मजाक। हाँ, वो दोस्त जो हमेशा शिकायत करता रहता है, दूसरा दोस्त उससे कहता है यार कम से कम हवा तो मुफ्त मिल रही है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है हाँ, पर वो तो सबको मिल रही है। दूसरा दोस्त हंसकर कहता है शुक्र कर भाई, अगर हवा पर भी ईएमआई होती तो क्या होता। सही बात है, मतलब जो आसानी से मिला उसकी कद्र नहीं करते हम। बिल्कुल। तो कृतज्ञता हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाती है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, वर्तमान में जीने की कला। किताब कहती है हमारी आदत है या तो हम अतीत में खोए रहते हैं, हाँ, पुरानी बातें, अफसोस, या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, डर क्या होगा। लेकिन जिंदगी तो असल में सिर्फ इसी पल में है, अभी। इसीलिए शायद इसे प्रेजेंट कहते हैं, एक तोहफा। बिल्कुल। वो गुरु शिष्य वाली कहानी याद है? हाँ बताइए। शिष्य पूछता है गुरुजी खुशी कहाँ मिलेगी? गुरु कहते हैं यहीं, इसी पल में। पर शिष्य परेशान हो जाता है ना। हाँ, वो कहता है पर इस पल तो बहुत मुश्किलें हैं। गुरु का जवाब सोचने वाला है। वो कहते हैं मुश्किलें तो रहेंगी, पर उनके बारे में चिंता करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। वाह, चिंता हमारी चॉइस है। और विज्ञान क्या कहता है इस पल में जीने के बारे में? माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, यानी होशपूर्वक वर्तमान में रहते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी 40% तक कम हो जाती है। 40%? ये तो बहुत है। हाँ, और उनका दिमाग ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड रहता है। हमारी दिक्कत क्या है? हम काश ऐसा होता या पता नहीं क्या होगा में इतने उलझे रहते हैं कि जो सामने है उसका मजा ही नहीं ले पाते। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। हाँ, जो घंटों मेन्यू पढ़ता रहता है पर खाना ऑर्डर ही नहीं करता। हम भी जिंदगी के मेन्यू अतीत भविष्य में खोए रहते हैं और आज का खाना मिस कर देते हैं। किताब में एक लाइन है, बीते कल का गम मत करो, आने वाले कल का डर मत करो, जो है तुम्हारे सामने वही जिंदगी है, उसे खुलकर जियो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फ्यूचर प्लानिंग ही छोड़ दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब ये साफ करती है, वर्तमान में जीने का मतलब आलसी होना या योजना ना बनाना नहीं है। मतलब है भविष्य की तैयारी करो, पर उसकी चिंता में अभी मत घुलो। वो बीज बोने वाला उदाहरण। हाँ, बीज बोना जरूरी है, पानी देना जरूरी है, पर वो कब पेड़ बनेगा इस चिंता में आज क्यों खराब करना। वो आदमी वाली कहानी भी है जो खुशी टालता रहा। हाँ, वो हमेशा सोचता रहा जब सफल होऊंगा तब खुश होऊंगा, फिर सोचा जब रिटायर होऊंगा तब खुश होऊंगा, और अंत में वक्त ही निकल गया। मतलब अगर आज खुश नहीं तो शायद कल भी नहीं। शायद खुशी कोई भविष्य की घटना नहीं है। वर्तमान पल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये कि वो हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। अतीत बदल नहीं सकते, भविष्य पकड़ नहीं सकते, लेकिन अब ये वो लम्हा है जहां हमारी सारी ताकत है। किताब में एक लाइन थी, अगर आप वर्तमान को जीत लेते हैं तो आप जीवन को जीत लेते हैं। बिल्कुल। और वो फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट वो अवस्था है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई म्यूजिशियन बजाते हुए, पेंटर पेंट करते हुए या बच्चा खेलते हुए। हाँ, समय का पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। बस वो काम और आप, किताब कहती है वहीं से सबसे शुद्ध, सबसे गहरी खुशी मिलती है। लेकिन ये करना आसान कहाँ है? मन तो भागता रहता है। हाँ, किताब मानती है ये। मन बंदर की तरह है, उछलता कूदता रहता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। तो इसे काबू कैसे करें? जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे मन को ट्रेन करना पड़ता है। मेडिटेशन से, गहरी सांस लेने से, धीरे धीरे अभ्यास से मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है। वो कहावत भी है, कल किसने देखा है। जीना है तो इस पल में जी, यही सबसे बड़ा धन है। तो इस अध्याय का सार क्या हुआ? सार ये है कि जिंदगी छोटे छोटे पलों का जोड़ है। उन पलों में पूरी तरह मौजूद रहो। चाय पीते हुए सिर्फ चाय का स्वाद लो, चलते हुए हवा महसूस करो, किसी से बात करते हुए सच में उसे सुनो। यही असली जीना है। वर्तमान पल ही असली करेंसी है। और वो याददाश्त वाला मजाक? हाँ, डॉक्टर पूछता है ये भूलने की बीमारी कब से है? मरीज पूछता है क्या कब से है? हाँ, मतलब हम वर्तमान को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब चौथे अध्याय पर आते हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति। किताब कहती है सोच हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील है। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, स्टीयरिंग सही दिशा में ना हो तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। मतलब जैसी सोच वैसा जीवन। सीधी सी बात है। अगर आप हर चीज में बुराई ढूंढेंगे तो दुनिया बुरी ही नजर आएगी।
अगर अच्छा ही ढूंढेंगे तो मुश्किलों में भी कोई ना कोई रास्ता, कोई उम्मीद दिखी जाएगी। ये सिर्फ कहने की बात है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव सोचने वालों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। सच में? हाँ, उनमें दिल की बीमारियां कम होती हैं और उनकी उम्र भी औसतन ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सकारात्मक सोच स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और दिमाग को ना प्रॉब्लम में उलझाए रखने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार करती है। वो रेगिस्तान वाले दोस्तों की कहानी। हाँ, दो दोस्त रेगिस्तान में फंस जाते हैं। एक मायूस हो जाता है, अब तो गए काम से, और दूसरा ऊपर देखकर कहता है, यार पर यहाँ से तारे कितने साफ दिख रहे हैं। नजरिए का फर्क है बस। किताब में एक शेर भी था, गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखो, तूफानों में भी चिराग जलाने का असर रखो। लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब ये तो नहीं कि हम प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब ये बात बहुत जोर देकर कहती है, सकारात्मक सोच का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है प्रॉब्लम को स्वीकार करना, लेकिन साथ ही ये विश्वास रखना कि इसका हल निकाला जा सकता है। किताब कहती है सकारात्मक सोच हकीकत को नकारना नहीं है, ये संभावनाओं को जन्म देना है। जैसे थॉमस एडिसन। बिल्कुल, बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये है पॉजिटिव नजरिया। दिमाग की वायरिंग बदलने वाली बात भी थी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग ना हमारी आदतों और सोच के हिसाब से बदलता है। नए कनेक्शंस बनते हैं। मतलब अगर हम लगातार नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी का हाईवे बन जाएगा दिमाग में। वो सोचना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर शुक्रगुजार होने का, उम्मीद रखने का अभ्यास करें तो पॉजिटिविटी का एक्सप्रेसवे बनेगा। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। चॉइस हमारी है कौन सा रास्ता बनाना है। वो आधा खाली आधा भरा ग्लास वाला मजाक तो है ही। हाँ, उसका एक मजेदार वर्जन है किताब में। क्या है? एक आदमी से पूछा, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा? वो बोला, मुझे क्या मतलब, मुझे तो इसमें चाय दिख रही है और मैं उसका मजा ले रहा हूँ। हाँ, मतलब जो है उसका आनंद लो। बिल्कुल। सकारात्मक व्यक्ति वही है जो कमी पर रोने के बजाय जो मौजूद है उसे एंजॉय करे। और ये एनर्जी फैलती भी है। हाँ, संक्रामक होती है। पॉजिटिव लोग अपने आसपास का माहौल भी अच्छा बना देते हैं, जबकि लगातार शिकायतें करने वाले माहौल को भारी कर देते हैं। और अंत में वो कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल, असली हार जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। तो किताब का सुझाव क्या है मुश्किलों के लिए? सुझाव ये है कि मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, उन्हें अपनी ग्रोथ का, कुछ नया सीखने का एक मौका समझो। जैसे ही नजरिया बदलता है, रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं। तो आज हमने आनंदमय जीवन का रहस्य, खुशी की राह के इन शुरुआती हिस्सों से काफी कुछ समझा। खुशी का असली मतलब क्या है, जो दिखावे से बिल्कुल अलग है, शुक्रगुजार होने की ताकत, और वर्तमान में जीना कितना जरूरी है, और कैसे हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। बार बार यही बात सामने आई कि खुशी बाहर नहीं, अंदर का सफर है, और उस सफर का एक बड़ा हिस्सा, वो 40% हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। ये किताब बार बार इसी पर जोर देती है कि सच्ची खुशी अंदर है और उसे पाने के तरीके भी हैं। ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट मोमेंट, पॉजिटिव नजरिया। हाँ, तो यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाहरी दुनिया में, चीजों में, लोगों में खुशी की तलाश इतनी ज्यादा करते हैं कि अपने अंदर जो शांति और संतोष का खजाना है, जिसकी तरफ ये किताब इशारा कर रही है, उसे देख ही नहीं पाते, उसे महसूस ही नहीं कर पाते? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।